नमस्कार, मैं रजनीकांत। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लोकतंत्र के महापर्व की घोषणा हो गई है। अब इस चुनावी सफर में सब कोई डुबकी लगाने को तैयार है। आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है। तमाम चीजें हैं, क्या है कोड ऑफ कंडक्ट, इन तमाम चीजों पर हम आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो आदर्श आचार संहिता है, जिसको एमसीसी भी कहते हैं, इसको सबसे पहले लागू केरल विधानसभा में 1960 में किया गया था। उसके बाद जो 68 और 69 की बात की जाती है, उसमें जो आम चुनाव होते हैं उसमें इसको लागू किया जाता है। उसके बाद संशोधन होते चले जाते हैं। 79, 82, 91 और 2013 तक में संशोधन होता है। तो ये तब से जो कोड ऑफ कंडक्ट है, इसको लागू कर दिया जाता है। अब इस बार जो सबसे बड़ी बात है कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। स्पष्ट गाइडलाइंस है चुनाव आयोग का कि किसी भी प्रकार से धार्मिक भावना को आहत ना करे, बिलो द बेल्ट मतलब कि किसी की निजता के ऊपर अटैक ना करे। यह तमाम चीजें हैं। जातिगत जो ध्रुवीकरण होता है, अब तक जो होता रहा है, आपने पिछले चुनाव में भी देखा है किस तरीके से लोग हमलावर हुए, निजी जिंदगियों पर हमला करते रहे। धार्मिक और जातिगत टिप्पणी से बचना होगा। मगर अब तक जो बिहार में या पूरे देश में आपने देखा होगा कि सबसे ज्यादा टिप्पणियां ही होती रही है। संयम रखना होगा। तमाम चीजें हैं। किसी के घरों पर आप बैनर पोस्टर बिना उनके अनुमति के नहीं लगा सकते हैं। ऐसी तमाम चीजों से प्रतिबंधित किया गया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप अगर जुलूस निकालना चाहते हैं, जैसा कल डीएम नालंदा ने लोगों को प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि जो सिंगल विंडो सिस्टम है वो लागू किया गया है। चुनाव आयोग की तरफ से सुविधा ऐप दिया गया है, आप जाए उसको रजिस्टर्ड कराएं। वो जिला में वो डीएम डिसाइड करेंगे। ऐसे नालंदा में तो एसडीओ ऑफिस में इसको नियंत्रित किया जाएगा। सिंगल विंडो सिस्टम में आप अप्लाई करें और उसके बाद आप जुलूस या तमाम चीजों के लिए आप परमिशन ले सकते हैं। और वो तमाम चीजें जो है 48 घंटे या 72 घंटे के पहले आपको देनी होंगी। उसके बाद उसका स्थल निरीक्षण होगा, तमाम चीजें होंगी, उसके बाद आपको परमिशन दिया जाएगा। बहुत सारी चीजें, नारे स्लोगन्स के माध्यम से आप किसी को ऐसा नहीं कर सकते हैं कि किसी की धार्मिक भावना आहत हो जाए, जातिगत भावना आहत हो जाए। तो ऐसे तमाम चीजों पे इस बार चुनाव आयोग ने स्पष्ट दिशा निर्देश दिया है। खास करके सोशल मीडिया पर जो है विशेष निगाह होने हैं। विशेष निगाह इसलिए होने हैं क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से कोई भी चीज अगर पब्लिश किया जाता है तो इसका व्यापक असर होता है। प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, पेड न्यूज पे भी ध्यान रखा जाएगा। पेड न्यूज आपको बताना होगा, डीपीआरओ के माध्यम से जन सूचना, जिला सूचना जनसंपर्क पदाधिकारी को बताना होगा क्या कुछ है। अखबार को भी देना है। सोशल मीडिया पर पैनी निगाह है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि ऐसा क्यों है, क्योंकि जो भी पूर्व के तमाम रिकॉर्ड्स रहे उसके हिसाब से सोशल मीडिया सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है। तो ऐसे में कैंडिडेट के प्रचार प्रसार में बहुत कुछ ध्यान रखना होगा। और आदर्श आचार संहिता लगते ही पूरे दीवारों से पोस्टर बैनर पोलो से हटा दिया गया है। किसी भी राजनीतिक पार्टियों का एक भी पोस्टर बैनर अब नहीं दिखेगा। दिखने के बाद कार्रवाई होती है, तमाम चीजें होती है। तो ये तो कोड ऑफ कंडक्ट की बात होगी। अब 7 चरणों में चुनाव होने हैं। जो सबसे बड़ी घोषणा है पूरे देश भर में वो कर दिया गया है। और खास करके मैं बात करूंगा बिहार की। तो बिहार में क्या कुछ चल रहा है और क्या कुछ होने वाला है। पहला फेज है 19 अप्रैल का, जिसमें औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, ये पहले फेज का चुनाव होना है। दूसरा फेज 26 अप्रैल का है, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर, बांका। और तीसरा फेज है 7 मई को, जिसमें झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा और खगड़िया में चुनाव होने हैं। 13 मई को दरभंगा, जियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर में चुनाव होने हैं। इसी प्रकार से 20 मई को सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारण और हाजीपुर में चुनाव होने हैं। 25 मई को छठा जो फेज है, वाल्मीकि नगर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, वैशाली, गोपालगंज, महाराजगंज, सिवान। और आखिरी चरण जो है 1 जून, यानी नालंदा, पटना, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, सासाराम, काराकाट व जहानाबाद। ये 7 जो लोकसभा चुनाव होने हैं 7 चरण में। उसकी मैं बात करूं कि बिहार में क्या क्या समीकरण बैठने वाला है। और अब हम ध्यान से जानते हैं कि आधी आबादी कितने प्रतिशत के बराबरी में आ चुकी है। अगर पूरे बिहार का अगर आंकड़ा देखा जाए वोटर्स का, तो 4,29,136 पुरुष वोटर्स हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि आधी आबादी भी अब कम नहीं है। आधी आबादी लगभग पैरेलल आ चुकी है। मतलब आधी आबादी का जो वोट बैंक है वो काफी महत्वपूर्ण है। 3,64,01,903 ये महिलाओं का वोट बैंक है। अब आप सोच सकते हैं
कि पुरुषों को सीधा टक्कर दे सकती है। अब तक जो कहा जाता है आधी आबादी, तो अब आधी आबादी बहुत कुछ डिसाइड करेगी। और इसमें जो 290 है, ये ट्रांसजेंडर जो थर्ड जेंडर की बात होती है, उनका वोट है। तो कुल मिलाकर के बिहार में सब कुछ समीकरण बदलने वाला है। 40 सीटों पे चुनाव होने हैं। अब दिलचस्प बात यह है कि ये 40 सीटों का क्या क्या नाफा और नुकसान हुआ है, किसको फायदा हुआ है। तो 2009 से लेकर के अगर हम बात करें 2019 के चुनाव तक की, अब तो जो होना है 2024 का चुनाव होना है, मनमोहन सिंह के भी मंत्री कार्यकाल में सबसे ज्यादा बिहार में जो लहर रही थी एनडीए की। एनडीए ने तब भी 31 सीटें जीती थी और उसके बाद तो सब कुछ हुआ। तो हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कुछ होने वाला है, तमाम चीजें हैं, समीकरण है। और आपको मैंने पहले भी कहा था कि क्या क्या समीकरण बदलने वाला है। तो ये जो एनडीए को 39 सीटें पिछली बार मिली थी, उससे पहले 31 सीटें मिली थी, और वो तब मिली थी जब मनमोहन सिंह यानी कि यूपीए की सरकार थी और महागठबंधन उनके साथ था। एक बार नीतीश कुमार अलग हुए, जिसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा था, फिर अब एनडीए के साथ हैं, तो इसका फायदा होना है। 17 पे बीजेपी है, 16 पे जदयू है, 5 सीट जो है लोजपा रामविलास को है, एक हम और एक उपेंद्र कुशवाहा को है। तो ऐसे में पूरे बिहार का जो समीकरण देखा जाए, चाहे वो तमाम चीजों की बात की जाती है, तो ये भी देखना दिलचस्प होगा। और मैं थोड़ा सा अगर मैं बात करूं नालंदा की, तो पिछले 3 बार से जो है कौशलेंद्र कुमार सांसद रहे हैं। कौशलेंद्र कुमार सांसद रहे हैं और बहुत कुछ देखना दिलचस्प होने वाला है इस बार, क्योंकि जो समीकरण होना है उस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है कि क्या कुछ होगा, कैसे क्या होगा, नालंदा में अब तक क्या होता रहा है और आगे क्या होगा। इन तमाम चीजों पर आज हम देखेंगे कि लोजपा 2 बार जो है जदयू को बहुत ही टक्कर दे चुकी है, और इससे पहले भी लोजपा जब भी एनडीए के साथ रही या जदयू अलग रही है, तो सबसे ज्यादा अगर किसी ने इफेक्ट किया है तो लोजपा ने, मतलब बहुत ही निकट मार्जिन वोट से जदयू जीती रही है। कुल मिलाकर नीतीश का गृह जिला है नालंदा। अब देखना दिलचस्प इसलिए होना है क्योंकि अभी उम्मीदवारी सेट नहीं है, किसको मिलना है, कौशलेंद्र कुमार को मिलेगा या किसी और को मिलेगा, ये सस्पेंस बरकरार है। 24 घंटे या 48 घंटे के अंदर वो भी क्लियर हो जाएगा। तो ये लोकसभा का जो चुनाव होना है, इसमें तमाम चीजें हैं। नालंदा को लेकर के भी बहुत सारे जो आचार संहिता कोड ऑफ कंडक्ट की जो बात की जाती है, एमसीसी की बात की जा रही है, इस पे भी पैनी निगाह है। अर्धसैनिक बल पूरे बिहार में मंगा लिए गए हैं, हर जगहों पर डिप्लॉयमेंट हो चुकी है, एक एक टुकड़ियों की, तो नालंदा में भी हो चुकी है, अन्य जगहों पर भी की जानी है। तो होली है, होली मिलन समारोह के लिए भी गाइडलाइंस है कि आपको अनुमति लेना होगा, तो होली के बहाने नेताजी का नहीं चलेगा। और सबसे बड़ी बात जो है, धार्मिक स्थल को आप राजनीति का मंच नहीं बना सकते। अब तक जो देखा गया, मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारों में जा करके उम्मीदवार जो है लोगों से मिलते रहे हैं, तमाम चीजें रही हैं। तो अब कोई भी धार्मिक स्थल, कोई भी मंदिर जो है किसी राजनीतिक पार्टियों का मंच बनने वाला नहीं है, और इससे बहुत कुछ फायदा होना है। तो अगले फेज में अब कल से हम लोगों का जो सिटिंग वाइज या आप डिस्ट्रिक्ट वाइज विश्लेषण देखेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर के। चुनावी एक्सप्रेस, सार्थ का चुनावी एक्सप्रेस कल से शुरू होने वाला है और नालंदा से हम इसकी शुरुआत करेंगे। और 40 सीट की बात हो रही है, तमाम सांसदों का जो बायोडेटा है, जो प्रोफाइल है, हम बताने की कोशिश करेंगे। और मैं फिर कहूंगा कि चुनाव में कोई अगर डराए धमकाए तो आप तुरंत स्थानीय पुलिस प्रशासन को शिकायत दर्ज कराएं, बताएं। इस बार जो है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का भी काम पुलिस कर रही है, आपसे मिल रही है। आपको कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है, ना तो पैसों से ना अपनी ताकत से। तो इस पे भी सार्थ सभी से अपील करेगा। चुनाव आ रहा है, लोकतंत्र का महापर्व है। कल इस पर हम जरूर बात करेंगे कि सांसद कैसा होना चाहिए और आपका क्या कर्तव्य है। कई लोगों से हम बात करेंगे। चुनावी एक्सप्रेस हमारा चालू रहेगा, मगर एक बार फिर मैं कहूंगा कि किसी के कहने पर ना आए, अपनी अक्ल लगाए। वोट आपका अधिकार है, लोकतंत्र को मजबूत करना है, इसलिए बहुत सारी चीजों पर बात करनी है। आज के लिए इतना ही, देखते रहिए साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।